तो नेक्स्ट देखिए हम रीनीट के रिवीजन के अकॉर्डिंग यदि टोटल सिलेबस को रिकॉल करें हम तो एसआरजी का एक फुल सिलेबस का पेपर लिया मैंने जिसमें करीब करीब 45 क्वेश्चंस है और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसका फर्स्ट में ये बोला कि 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर पार्टिकल और वो पार्टिकल यदि इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स या यूँ कहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, 0। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि 4 फोर्स ऐसा है कि सारे के सारे 3 फोर्स पहले सेम प्लेन में है। 3 फोर्स सेम प्लेन में तो ऑब्वियस है इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट पर्टिकुलर जिस भी डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट यदि हम चौथा फोर्स लगा दें तो इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। या यूँ कह दें कि तीनों एक ही प्लेन में है और चौथा भी उसी प्लेन में है तो ऑल आर कोप्लेनर। वन ऑफ द सिचुएशन ये हो सकता है। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि पहले 3 जो कि सेम प्लेन में ना है, तो पहले 3 सेम प्लेन में नहीं होने का मतलब इनका रिजल्ट इस प्लेन में नहीं आएगा और किसी अलग स्पेस में आएगा और उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके अपोजिट यदि चौथा अप्लाई कर दें हम तो रिजल्ट 0 हो सकता है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि ऑल आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, या इनका किसी का 3 का सेम प्लेन हो ही नहीं सकता, डिफरेंट डायरेक्शन में है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स एक्सिस में, एक वाई में और एक जेड में है तो एक्स वाई जेड तीनों से इनका रिजल्टेंट कोई न कोई एंगल बनाएगा और उस एंगल जो बनाएगा रिजल्ट उसके अपोजिट में यदि चौथा अप्लाई कर दें तो इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। इसी गिवन 2 सिचुएशन के अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन को चेक करें तो फर्स्ट कहता है कि द फोर्सेज मस्ट बी कोप्लेनर। यहाँ पर थोड़ा देख लें, मस्ट के कारण ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि मे बी कोप्लेनर, एक कंडीशन कोप्लेनर की है बट मस्ट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। द फोर्सेज कैन नॉट बी कोप्लेनर, ये भी गलत हो जाता है। ये तो ये कह रहा है कि हो ही नहीं सकते, तो पहली कंडीशन है कि हो सकता है, तो ए और बी इनकरेक्ट है दोनों। सी में क्या लिखा, द फोर्सेज मे और मे नॉट, बिल्कुल मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, बोथ आर सिचुएशन, सो सी इज करेक्ट। इफ 3 ऑफ दीज आर द कोप्लेनर देन द 4th मस्ट बी। यानी 3 सेम प्लेन में है, बिल्कुल तीनों सेम प्लेन में है तो चौथा उसी प्लेन में आएगा और सभी कोप्लेनर हो जाएंगे। इसका वाला डी भी करेक्ट हो गया। तो ऐसा ऑप्शन देखें जिसमें सी और डी करेक्ट है। तो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मेजर किया गया है। सो कैपिटल जी का वैल्यू मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग एस्केप स्पीड में परसेंटेज एरर निकालना है। देन वी नो the escape speed is a root under root 2 gm mass of the earth upon radius of the earth। वैसे मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ की डायरेक्ट परसेंटेज एरर गिवन है तो इसका मीनिंग है कि मास का वैल्यू क्या है, रेडियस का वैल्यू क्या है, उसका कोई यूज़ नहीं आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग सीधा मैं बात करूं तो एस्केप स्पीड की परसेंटेज एरर, पावर तीनों क्वांटिटी पर हाफ है, तीनों की परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगी। मास ऑफ द अर्थ की परसेंटेज एरर 0.01 गिवन है एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ की 0.02 गिवन है। इट मीन्स हमें कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की परसेंटेज एरर निकालना जिसमें कि एब्सोल्यूट एरर 0.001 डिवाइड बाय 6.6742 multiply by 100, that is a percentage error in the capital G. So escape speed में इनकी एरर इन दोनों को सम कर लें, इट इज़ 0.03। इसको सॉल्व करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1/66 के करीब आ जाएगा और 1/66 जो कि सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 0.015। इनको ऐड करें तो इट इज़ अ हाफ ऑफ 0.045। So the percentage error in the escape speed is equal to 0.0225%. Then correct option is a second one,
देखिए गिवन में असर्शन रीजन की प्रॉब्लम है। असर्शन में ऐसा बोला गया कि एक स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस गिवन है, रेडियस इज अ 5 ± 0.1 mm, डेंसिटी किसी लिक्विड की कांस्टेंट है, परसेंटेज है इन द कैलकुलेशन ऑफ द टर्मिनल स्पीड। तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो टर्मिनल वेलोसिटी में हमें पता है कि 6 पाई नीटा RV इज इक्वल टू द अपरेंट वेट, और अपरेंट वेट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर जो भी वेट आएगा, जो या यूँ कहते हैं टर्मिनल स्पीड जो आएगी वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगी। तो इट इज अ वॉल्यूम इज अ प्रोपोर्शनल टू R3, या यूँ कह दूँ अल्टीमेटली टर्मिनल स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू R⁻², या R²। असर्शन में क्या बोला कि 5 में एरर कितने की हो रही, 0.1 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में 2% की एरर हो जाएगा रेडियस में, और रेडियस में यदि 2% की एरर होती है तो टर्मिनल स्पीड में परसेंटेज एरर 4% हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ए असर्शन करेक्ट हो जाता है। सेकंड कहा द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। नो, इट्स इनकरेक्ट। असर्शन सही है, ट्रू है, बट रीजन इज अ फॉल्स। नेक्स्ट देखिए तो सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ कैलकुलेशन है जिसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी और डिवीजन भी है। तो सबसे पहले देखिए सब्ट्रैक्शन में 10 5 6.9 है। यदि मैं इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, उससे अगले में डेसिमल के बाद 8 2 डिजिट है 958, और इसके बाद 1.8 है। 1.8 पर 10⁻⁻1 है, तो -1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 0.18। सो अल्टीमेटली यहाँ पर इन सभी को ऐड करें तो हम इनको सब ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे पता है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 डिजिट तक ही वैल्यू मिलेगी। तो इन सबको ऐड करने पर 1 2 3 4 5 यानी सिग्निफिकेंट फिगर मैक्सिमम 5 मिलेगा। ठीक उसी तरह नीचे एडिशन कर रहे हैं, एडिशन में 0.995 इसमें ऐड करें 8.60, इसमें ऐड करें 0.015, तो अल्टीमेटली डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मिलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएगा। तो रिजल्ट में जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, क्योंकि 5 डिजिट वाले को 3 डिजिट वाले से हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर मिनिमम लेंगे और मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएगा। वैसे जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी द 1000, और इस 1000 के अकॉर्डिंग फर्स्ट इनकरेक्ट बिकॉज यूनिट नहीं है, थर्ड इनकरेक्ट, और यहाँ सेकंड में जो आएगा 1.00। तो यहाँ पर भी दोनों मेरे को लग रहा है कि यहाँ कुछ दोनों ऑप्शन में, बट अल्टीमेटली इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी 1.00 इंटू 10⁻3, यानी रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएंगे। नेक्स्ट देखें तो YDSC एक्सपेरिमेंट में हमने वेवलेंथ को यूज़ किया है। तो डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन और स्लिट दे रखा है, द डिस्टेंस जो भी मेजरमेंट किया उनका लीस्ट काउंट भी गिवन है। तो वेवलेंथ पूछा है, यानी हमें पता है कि बीटा इज गिवन, लैम्डा पूछा है, d/d दोनों दे रखे हैं। सो अल्टीमेटली यूँ कह दूँ मैं लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू बीटा स्मॉल d बाय कैपिटल D, और अल्टीमेटली परसेंटेज एरर इन द लैम्डा इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन द बीटा प्लस स्मॉल d का परसेंटेज और कैपिटल D का परसेंटेज। सभी को ऐड कर लें, और इन सभी को ऐड करते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन एंड स्लिट के बीच का डिस्टेंस 1.5,
और इसमें एरर जो आ रहा है 0.1 प्लस द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, इसमें 1/0.33। इसके अलावा ये जो बी की बीटा की वैल्यू है, यानी फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू है वो 2.5 mm है, और इसके लिस्ट काउंट के अकॉर्डिंग भी ये 1/2.5। इन सभी को हम परसेंटेज एरर निकालें, परसेंटेज एरर इन द लैम्डा इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करें तो इट इज 3 प्लस 0.45 3.45%, 3.45% का एरर हो रहा है। और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो लैम्डा इक्वल टू बीटा डी बाई डी, और ये वैल्यू रखने पे इसका जो वैल्यू आ रहा है, लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो 550 इंटू 10⁻⁻9 मीन्स नैनोमीटर। इसका मीनिंग ये करेक्ट जो है फर्स्ट या सेकंड में से एक होगा, बट इसमें एरर 3.45% की है, तो इसको सॉल्व करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 18.19। तो मैं यूँ कह दूँ कि बीटा का वैल्यू लैम्डा का वैल्यू 550 प्लस माइनस 3.45%, और वी कैन से 550 नैनोमीटर प्लस माइनस 19। तो करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन। अगला क्वेश्चन सर्किट से है। सर्किट में हमें किसी रेजिस्टेंस को मेज़र करना है, कॉइल के रेजिस्टेंस को मेज़र करना, तो इसके लिए वो हमें कौन सा बेस्ट सर्किट है। तो बेस्ट सर्किट के लिए सबसे पहले तो हमें वोल्टमीटर को बैटरी के ईएमएफ को मेज़र करने के लिए उसके अक्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। सो वोल्टमीटर किस किस में अक्रॉस कनेक्ट है देख लेते हैं। ये इनकरेक्ट हो जाता है, इन सभी में बैटरी के अक्रॉस है। पर साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जो कि हम मेज़र कर रहे हैं उसके साथ में की कनेक्ट होना चाहिए, क्या, ताकि उसको ऑन करने पर रेजिस्टेंस में से करंट जाए, और पहली कंडीशन में ईएमएफ मेज़र हो जाएगा, सेकंड कंडीशन में ईएमएफ माइनस आई आर कहते हैं या आई इंटू कैपिटल आर कहते हैं, एक ही बात है, ये मेज़र हो जाएगा। तो ऐसा शायद फोर्थ इज़ अ करेक्ट, बाकी में वोल्टमीटर पर है या बैटरी के साथ है। सो बेस्ट से बेस्ट सुटेबल फोर्थ वन। इससे अगला एक अगेन एरर की प्रॉब्लम है जिसमें कि L2 और L1 में ध्यान दें, यहाँ पर इनका लिस्ट काउंट 0.1 है और इसका भी लिस्ट काउंट 0.1 है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, एब्सोल्यूट एरर दे रखी है और V में एरर पूछा है। तो V में एरर निकालने के लिए दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू 2F0 डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1, दोनों को ऐड कर लें। आई थिंक इट इज़ 2 डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 इज 0.2 and that is multiplied by F0. F0 is equal to 325. So 325 into 2 into 0.2 सेंटीमीटर में दे रखा है ना, so 10⁻⁻², so 0.4 या 4 into 325 into 10⁻⁻3. So it is 1.29 meter per second is the absolute error. So इसके अकॉर्डिंग 1.29 को राउंड ऑफ करेंगे सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट और 1/v के बीच ग्राफ है। तो अब इसे d/d 1/v, और ये स्लोप जो दे रखा है दैट इज dy/dx कहते हैं, या dx/this जो भी क्वांटिटी प्लॉट किया गया उसी के अकॉर्डिंग स्लोप की बात करेंगे। एंड द स्लोप इज 1037 minus 1037 means it is 3/4.
और इसको डिफरेंशिएशन ऑफ द 1/v की बात करें हम, या डिफरेंशिएशन ऑफ v टू द पावर -1 की बात करें, तो इट इज -1/v स्क्वायर एंड दैट इज dv. सो इट इज अ dv अपॉन dx एंड dv अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस कर लेंगे दोनों साइड, 3/4. तो एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन में हमें पता है कि ये 4/3 इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू वी स्क्वायर. और एक्सीलरेशन का वैल्यू जो आता है दैट इज एक्सीलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx. तो इसे v से मल्टीप्लाई करें तो इट इज 4/3 इंटू वी क्यूब. और यहाँ ऐसा बोला गया है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू 3 है, या v का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 4/3 का क्यूब इंटू 3. सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 4/9 का स्क्वायर, बिकॉज 9 9 जा 1. और यहाँ बोला गया कि 4/n स्क्वायर, therefore the value of the n is a 9. में ट्रेजेक्ट्री दे रखी है पार्टिकल की. ट्रेजेक्ट्री मीन्स इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल. पाथ गिवन और ऐसा बोला गया कि 0,2 पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा बिकॉज इट इज अ गिवन पाथ. तो ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो सेम है किसके, एवरेज वेलोसिटी के. तो ऑब्वियसली इस लाइन को आगे ड्रा करते हैं तो जिस जगह मिलेगी, जिस पॉइंट पर मिलेगी, दैट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को यदि मैं मिला दूं तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. और जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी. इट मीन्स इस पॉइंट को जिस पॉइंट से मिलाया जाए और वो जो जिस पॉइंट पर इसको टच कर रहा है उसी पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी और इस जगह की इंस्टेंटेनियस सेम होगी डायरेक्शन. और मेरे हिसाब से ये 5,3 इज अ करेक्ट. और इससे अगले में देखें, दो पैरेलल प्लेन्स आर फ्लाइंग विद द सेम स्पीड इन द ऑपोजिट सेंस विद द स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड. इनमें से एक में से बुलेट्स फायर की जा रही है जिनका स्पीड 900 बुलेट्स पर मिनट है. इसका मतलब 1 मिनट में 900 बुलेट फायर की जा रही है. तो मैं इनके बीच का टाइम इंटरवल निकालना चाहूँ तो 900 बुलेट 1 मिनट में फायर होती है. तो दैट इज अ गैप इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बुलेट्स इज अ 1 मिनट या 60 सेकेंड बाय 900. या यूँ कहते हैं 60 सेकेंड में 900 फायर हो रही, तो दो के बीच का डिफरेंस जो आएगा 60/900. अब 60/900 यानी एक बुलेट से दूसरी बुलेट आने तक इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वही उन बुलेट्स के बीच की डिस्टेंस होगी. यदि मैं इनके बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं तो द डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 बाय 900 इनटू वेलोसिटी इज 200, बट दोनों अपोजिट में है तो रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे 400 एंड दैट इज दैट डिस्टेंस d इज इक्वल टू 80/3. डिस्टेंस 80/3 है. तो पूछा क्या है यहाँ कि 3d/10, 3 इंटू d by 10 is equal to 8. 8 means 4. The next one condition of collision पूछा तो सपोज 1 और 2 पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर 1 and 2 पॉइंट पर है और अगले t टाइम बाद यदि ये कोलाइड होते हैं तो ऑब्वियस है कि इनके वेक्टर का पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट यानी r1 प्लस v1t का वैल्यू r2 प्लस v2t का के इक्वल होने पर ही ये कोलाइड होंगे. यदि मैं इनको इक्वेट करूं तो ये क्लियर कट पता चल रहा है कि r2 माइनस r1 जो है v1 माइनस v2t के इक्वल होना है. या यूँ कह दें कि r2 माइनस r1 का यूनिट वेक्टर इस वाली v1 माइनस v2 की
डायरेक्शन, या यूँ कहते हैं v1 माइनस v2 के अलोंग यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा तभी ये कॉलिजन पॉसिबल है, और ऐसा ही कुछ यहाँ दिया है। तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब सेकेंड वन में मैन इज होल्डिंग अम्ब्रेला एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल एंड विच इज appropriate angle to protect him, means velocity of the rain with respect to man का डायरेक्शन जो है वर्टिकल से 30 डिग्री पर है। अब मैन का वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि दे रखा है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अभी ये पूछा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, rain is falling 30 degree with the vertical, rain may be falling at the angle 30 with the vertical away from the man। तो इनमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जब चल रहा है वो चलते वक्त यदि उसे वेलोसिटी ऑफ द रेन सामने से आती हुई नजर आ रही है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वीआरजी का वेक्टर सम जो है वो वीआरएम है। तो वीआरजी जो है पॉसिबल क्या हो सकती है, वीआरजी पॉसिबल हो सकता है वो इधर से कहीं से आ रही हो, आते आते हो सकता है वर्टिकल हो जाए और वर्टिकल से इधर भी कुछ एंगल तक होगी, बट क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट वीआरजी और वीएमजी का रिजल्ट वीआरएम है, तो पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है, ये जो भी मैं रोटेट कर रहा हूँ इस वाली डायरेक्शन में होगी, तभी सामने से 30 डिग्री पर चलते हुए फील होगी। तो वर्टिकल हो सकती है, पीछे से आ सकती है, या वर्टिकल से लेस देन 30 डिग्री एंगल पे आ सकती है। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन देखें, रेन इज फॉलिंग एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टूवर्ड्स द मैन, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, टूवर्ड्स मीन सामने से तो आ ही नहीं सकती, वर्टिकल अवे फ्रॉम द मैन, बिल्कुल 30 ये पॉसिबल है इधर, सो द करेक्ट बी। रेन में भी फॉलिंग वर्टिकली, बिल्कुल वर्टिकल तो हो ही सकती है, यहाँ पे कहीं पे इस एरिया में हो सकती है, बट इस जगह नहीं होगी, इसलिए फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। सो आई थिंक नेक्स्ट में ऐसा दिया गया अकॉर्डिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, मैन का मास गिवन है, लेफ्ट का मास गिवन है। सो अकॉर्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन की फ्री बॉडी डायग्राम देखें हम, तो इस पर ऊपर की तरफ जो भी टेंशन है दैट इज अ टी एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर इज एन एंड वेट ऑफ द मैन इज अ 6 TG या 600। और यदि ओनली वेइंग लिफ्ट प्लस वेइंग मशीन का डायग्राम देखें, इस पर ऊपर की तरफ टी आ गया, इसका खुद का वेट 300, नॉर्मल जो कि मैन एक्सर्ट कर रहा है उस जगह एन आ जाएगा। तो क्यों ना मैं स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग पूछा है, देयर इज अ मैन मैनेज टू कीप, देयर इज फाइंड द रीडिंग ऑफ एग्जैक्टली स्प्रिंग बैलेंस का पूछा है, स्प्रिंग बैलेंस का पूछा है तो वो ट्वाइस टी के इक्वल हो जाएगा, और यदि वेइंग मशीन का रीडिंग पूछा होता तो एन के इक्वल हो जाता। फॉर एग्जांपल कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तो n प्लस टी का वैल्यू 600 और t का वैल्यू n प्लस 300, इन दोनों को ऐड करें तो इट इज अ 2t इक्वल टू 900। और मेरे हिसाब से t प्लस टी 2t इक्वल टू 600 प्लस 300, सॉरी 600 नहीं है 500 है ना, तो 500 है तो इसके अकॉर्डिंग 500 प्लस 300 इट इज 800, तो 2t का वैल्यू 800 हो जाएगा जो कि करेक्ट फोर्थ वन। और यदि यहाँ स्प्रिंग बैलेंस का पूछा होता तो t का वैल्यू 400 यहाँ पुट करते, 400 पुट करते तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग 100 न्यूटन आ जाता। नेक्स्ट में एडवांटेज पूछा, मैकेनिकल एडवांटेज, वी नो द वेट ऑफ द लोड टू बी लिफ्टेड एंड अप्लाइड फोर्स का रेशियो होता है। तो इस पर
इस अकॉर्डिंग गिवन अरेंजमेंट, जो कि अरेंजमेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एफर्ट एफ लगा रहे हैं, और खास बात ये होगी कि यहाँ टेंशन भी उसी के इक्वल हो जाएगी, 1 2 3 एंड 4। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ द टेंशन लोड को पुल करेगी। तो एडवांटेज की बात करें तो लोड का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ टी या 4 टाइम्स ऑफ द एफ हो जाएगा, और हमने एफर्ट जो लगाया वो एफ ही है। सो एडवांटेज इज 4। इससे अगला देखें, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल नीड एट द पॉइंट बी रीच टू द ए। यदि इस पॉइंट पर होता तो इस जगह तक की एनर्जी का डिफरेंस जो है 3 था, बट इस जगह की पोटेंशियल का डिफरेंस 5 है। इस 5 के बराबर, 5 जूल के बराबर यदि हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसे एनर्जी दे दें तो ये ए पे पहुंच जाएगा ना, क्योंकि 5 यदि इसको क्रॉस कर गया तो उसके बाद पोटेंशियल रेगुलर डिक्रीज हो जाएगी, और इस जगह होता तो 3 देने के बाद बी पे पहुंच जाता। तो 5 इक्वल टू 0 मास 0.1 इंटू वी का स्क्वायर, आई थिंक v इक्वल टू वी स्क्वायर एज 100, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और यदि a पे होता और हमें b पे पहुंचाना होता तो ये 3 इक्वल टू हाफ √60 हो जाता। बट अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो है वो शुरू में कहाँ है, बी पर है, ए पे पहुंचाना है, बी पे ए पे पहुंचाना, सो द करेक्ट ऑप्शन इज नेक्स्ट में सर्कुलर मोशन है वर्टिकल प्लेन में। लोअर पॉइंट पर जो वेलोसिटी दे रखा है दैट वेलोसिटी इज √9gr। हमें बी पर और सी पर वेलोसिटी निकालना, तो वेलोसिटी जो डिक्रीज होगा, हाइट कितना हाइट है यहाँ पर, r हाइट राइज करेगा c तक टू r। सो वेलोसिटी एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, इट इज 7, और सी के लिए और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें 2gr, तो 7 में से 2 5gr। टेंशन के लिए हमें पता है कि टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा, इस जगह थीटा 90 है बी के लिए, तो टेंशन एट द बी में क्लियर कट 7 mg आ जाएगा। इस जगह थीटा 180 है, यानी सी पर थीटा 180 है, तो एक 5 में से एक सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आ जाएगा टेंशन एट द सी इक्वल टू 4 mg। टेंशन एट द सी इज 4 mg, बी पर 7 mg, वेलोसिटी एट द बी इज 7gr, सी पर 5gr। एक सिग्नल कंटेनिंग मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है शोन इन द डिफरेंट फिल्टर आउटपुट्स। यहाँ फिल्टर की जो बात चल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बी और सी दो फिल्टर दे रखे हैं, एक सिग्नल है, तो ऑब्वियसली जिस फिल्टर के अंदर फ्रीक्वेंसी लो होगी इट मीन्स that will be the low pass filter। frequency हाई है, it means high pass। तो मैं B और C को देखता हूँ, तो B में फ्रीक्वेंसी लो है, वाइब्रेशन कम है, जबकि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी है। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड में देखें, अकॉर्डिंग बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग यदि मेन सर्किट को देखते हैं तो A प्लस बी बार, बिकॉज बी का सिग्नल नॉट हो गया एंड इसके होल बार लगाया, तो इट मीन्स इट इज़ अ सेपरेट करें तो A बार डॉट B डबल बार मीन्स इट इज़ अ B, सो दैट इज़ आउटपुट। फर्स्ट में चेक करें A मल्टीप्लाई बाय B बार होल बार, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इनकरेक्ट पहला। दूसरा चेक करें
ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार होल बार आएगा, तो बी ये प्लस में यानी और की तरह बिहेव करेगा, इनकरेक्ट। तीसरा चेक करें हम, तो तीसरे में ए और बी ऐड होकर होल बार किया है, तब भी दोनों पे नोट आएगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। चौथे में चेक करें हम, ए बार प्लस बी, सॉरी ए बार मल्टीप्लाई बाय बी, बिल्कुल यही सेम आउटपुट है, तो फोर्थ इज अ करेक्ट। या ट्रूथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं आप। पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक एटम हैज ग्राउंड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन, बाइंडिंग एनर्जी इज अ 122.4. Then find its atomic number. Electron will excite of 90 electron volt and electron kinetic energy 91.8 electron volt can brought almost rest by this atom. So first of all we will calculate the Z. So Z is equal to 122.4 divided by 13.6. I think it is a 9 means 3. So atomic number is 3. So it is a correct. And what is the excited energy minimum कितना required है? So excited energy of the minimum requirement is a Z square means 9 into 10.8, 10.2. So it is a 91.8. इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है. सो बी इज अ इनकरेक्ट but C is a correct, and C is a correct. Then what is the value? D 2.6 may emerge from the atom when electron of kinetic energy 125. So 125 में से 2.6 को subtract करें, so it is a 122.4 exactly. It is also correct. So मेरे हिसाब से B is incorrect. Next check करें. These are the three nuclear reactions in which first में नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, सेकंड नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन टू बोरॉन. इनमें अटैकिंग पार्टिकल भी दिए और रिलीजिंग पार्टिकल भी दिए. तो इनका यदि Q वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन लिखूं तो 14n माइनस 15 एंड 15 माइनस इन सभी को ऐड करने पर, फाइनल रिजल्ट आएगा. That is a 14n minus 11b is equal to proton plus 2 alpha minus 3d, और इन सभी को ऐड करें तो it is a 21.27 mega electron volt. But according given condition, the 11b minus 14n is equal to इसका साइन चेंज कर लें तो इट इज़ अ 3d माइनस 2 अल्फा माइनस p माइनस 21.27, और ये इसकी क्यू वैल्यू आएगी. तो इसकी वैल्यूज यदि पुट करते हैं तो इट इज़ अ टोटल 0.0229 into 931. ये इसकी आ गई मास डिफेक्ट के कारण, और इसका 21.27. इनको मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू 21.32 minus 21.27 and that will be 0.05 mega electron volt. So the correct option is a third one.
अगला देखें, इसमें 20 डिग्री पर कोई लिक्विड है जो कि 10 सेंटीमीटर हाइट तक है, ग्लास के अंदर है। इसकी टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन 100 है। 20 से टेम्परेचर बढ़कर यदि 40 हो जाए तो अब नया जो लेंथ कितना आएगा, यानी लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी आएगी। तो इसके लिए देखिए, वी नो द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो भी है वो कांस्टेंट है, शुरू में 1000 है, बट उसमें एक्सपेंशन हुआ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। तो मैं यूँ कह दूँ कि 1000 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा, दैट इज अ फाइनल वॉल्यूम, दैट इज अ फाइनल वॉल्यूम। बट कंटेनर का एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा, इसी कारण इसकी हाइट या तो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। सपोज द फाइनल रीडिंग इज द फाइनल लेंथ ऑफ द कॉलम इज एल डैश। क्रॉस सेक्शन में जो इंक्रीमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग लेंथ की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी। बट एरिया बढ़ेगा, लेंथ चेंज होगा, तो एरिया में 1 प्लस बीटा ऑफ ग्लास इंटू डेल्टा थीटा कर ले। इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए 100 से ये 100 कैंसिल कर दें, एल डैश इक्वल टू 10 जो कि सेंटीमीटर में है, दिस अपॉन दिस। और वैसे भी यहाँ पर इनकी वैल्यू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू 10⁻⁻5 की रेंज में है। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, पावर 1 एंड -1 के लिए 1 प्लस गामा लिक्विड माइनस बीटा ऑफ ग्लास इंटू डेल्टा थीटा। देन एल डैश इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस गामा लिक्विड का वैल्यू 5 और अल्फा ग्लास का 1 है, तो बीटा ग्लास का जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो 5 - 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टेम्परेचर इज 20। देन रीडिंग एल डैश इक्वल टू 10 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 4 हो जाएगा पावर 6/1000 मीन्स 0.006 या यूँ कहते हैं 10.006। इसको चेक कर लें, 10.06 थर्ड वन। Two experiments with a continuous flow of calorimeter determined to specific heat capacity of a liquid. पावर कितना यूज किया जा रहा है? पावर इज 60 वाट, पावर 60 वाट है। एंड द राइज 10 केल्विन। व्हेन द पावर इज डबल्ड, पावर को डबल कर लिया, सेम टेम्परेचर 10 केल्विन राइज किया है, रेट ऑफ फ्लो को 3 टाइम फास्ट कर दिया है। इसका 3 टाइम फास्ट करने का मतलब पहले 60 था, पहले जब 60 था और ऐसा बोला कि लॉस इन ईच केस सेम। मान लो 60 वाट पावर सप्लाई है उसमें से कुछ लॉस है और साथ में उस मास इंटू सी इंटू 10 केल्विन से इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड केस में देखें, पावर को डबल कर दिया। पावर डबल करने का मीनिंग ये हुआ कि अब 120 वाट पावर सप्लाई किया जा रहा है, लॉस वही है बट सेम by working the rate of flow 3 times faster, power loss in each 3 टाइम्स फास्टर हो रहा है। तो इट इज 3 टाइम्स कर दें इसको, 3m तो उसमें से लॉस निकालें हम, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें
So I think 2 loss is equal to 60. That's why loss is a 30 watt. Second is a correct. नेक्स्ट चेक करें, कुछ प्रोसेस दिया गया है. फर्स्ट में देखें प्रेशर कांस्टेंट है, सो फर्स्ट इज आइसोबारिक, सेकंड इज हाइपरबोलिक मींस आइसोथर्मल, तो चेक करना ऑप्शन में आइसोबारिक फर्स्ट है और सेकंड आइसोथर्मल है. फर्स्ट में आइसोथर्मल है, सो इट इज इनकरेक्ट. सेकंड आइसोबारिक है, करेक्ट. इसमें आइसोकोरिक है, इनकरेक्ट. आइसोबारिक मीन्स प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी, इज आल्सो करेक्ट. सेकंड आइसोथर्मल है, इसमें भी आइसोथर्मल है, इसमें भी आइसोथर्मल है, सो बी एंड सी. थर्ड नंबर इज करेक्ट. अगला देखिए वेव के अकॉर्डिंग. वेव की इक्वेशन दे रखी है, y और x में कर्व दे रखा है. एम्पलीट्यूड जो दे रखा है दैट इज 10⁻⁻⁴. प्रेशर और x के बीच में कर्व बनाना है, तो पहली बात तो ये साइन कर्व है, तो वो माइनस कॉस कर्व आएगा. सेकेंड थिंग, प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड इनटू बल्क मॉडुलस इनटू k. प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू 10⁻⁻⁴ into b. b is a given 5 into 10⁻⁵. k की वैल्यू के लिए 2 पाई बाई लैम्डा कर लो. लैम्डा का वैल्यू गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.2. सो p का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 500 पाई. तो 500 पाई में सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाते हैं, बट साइन की जगह माइनस कॉस करो, सो इज अ फोर्थ. नेक्स्ट में चेक करें इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग. यहाँ बी में एलोंगेशन गिवन है, बी में एलोंगेशन जो दे रखा है दैट एलोंगेशन इज अ 3 mm. तो एलोंगेशन जो होता है डेट डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ अपॉन वाई इनटू ए. आइडेंटिकल इट मीन्स ऑल आर कांस्टेंट, ओनली फोर्स डिपेंड द elongation. So force on this B wire is a 5G, but force on the A wire is a 10G. So elongation just twice हो जाएगा 6 mm. तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा. इससे अगला देखें, एक ट्रिपल स्टार सिस्टम इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट है, सेंटर में स्टार है. तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहा है. तो मैं यूँ कह दूँ कि इस पर लगने वाला फोर्स दैट इज अ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ऑर्बिटल रेडियस इसका स्टार से आर हो गया, बट ऑपोजिट एंड वाले मास से इसका डिस्टेंस 2r का मीनिंग 4r² हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mv² बाय r. सो स्पीड जो इसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी दैट इज अ जी एम प्लस m/4 डिवाइड बाय स्मॉल r. या यूँ कहते हैं कि v ऑर्बिटल स्पीड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल G 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाय 4r. नाउ द टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन स्पीड. स्पीड के लिए अंडर रूट G 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन अंडर रूट 4r. अंडर रूट 4r का मीनिंग 2 इंटू r⁴ 1/2. सो ये टॉप वाली टर्म जो आएगी ये 4 पाई r⁴ हो जाएगा. सो इट इज 4 पाई r⁴
डिवाइड में अंडर रूट में कैपिटल G 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल M स्मॉल m. सो फर्स्ट इज करेक्ट. इससे अगला देखें. अगले प्रॉब्लम में ऐसा कुछ दिया गया कि टू स्पेयर्स है जिनका चार्ज डेंसिटी सेम है, ओवरलैप कर रहे हैं पार्शियली, जिनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस विथ वेक्टर में d दे रखा है. यदि मैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डाइलेक्ट्रिक स्पेयर की बात करूं तो उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज k क्यूब बाय r क्यूब इंटू स्मॉल r. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर पॉजिटिव होने पर. तो ठीक उसी तरह बात करें तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि इसकी टर्म में लिखूँ मैं, इट इज सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r अवे फ्रॉम द सेंटर. अब मान लो मैं किसी पॉइंट P पर बात करूँ और पॉजिटिव वाले के कारण यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो पॉजिटिव वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज r1 डिस्टेंस पर है, इसके कारण r2 डिस्टेंस पर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दैट इज सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r1 और इसका भी सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r2 आएगा बट डायरेक्शन अपोजिट आएगी. इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ओवरलैप होता है तो इसकी r1 डायरेक्शन इस साइड है तो r2 डायरेक्शन इधर होगी और अल्टीमेटली रिजल्टेंट जो आएगा वो वेक्टर d आएगा. इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ मान लूँ कि हर जगह पे पॉइंट कहीं भी घूमे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा और इसकी वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट देन वेक्टर d. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इतना